हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें स्टार्ट करना होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट हम ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जिस टाइम पे सॉलिड का वेपर फेज और जो गैस का लिक्विड का वेपर फेज होगा वो दोनों सेम हो। तो जब भी लिक्विड का और सॉलिड का वेपर फेज सेम होगा, ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपके पास एक सॉल्वेंट हो, उसके अंदर आप कुछ कंपोनेंट डालते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों को फ्रीज करना चाहोगे तो जो सॉल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तब आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ठंडा करोगे तब जा कर के वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। राहुल का देखते हैं, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is lower than that of the pure solvent, and therefore it would become equal to that of the solid solvent at a low temperature. तो इस को होने का रीज़न समझाया हुआ है। पहले से नेचुरली देखो, जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा हमारे पास, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका ज़्यादा होगा। तो जब आप ठंडा करोगे तब आपको जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके वेपर प्रेशर में बहुत कम करना पड़ेगा, इसीलिए आपको टेम्परेचर बहुत कम तक ले जाना पड़ता है उसको सॉलिड के जैसे करना हो तब। घूम फिर के समझना क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिक्रीज इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ समझाया हुआ है आपको, उसमें जो आपको रेड लाइन दिख रही है वो आपके पास सॉल्वेंट की होगी। वाई एक्सिस पे देखो वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। ये ग्राफ हमें क्या समझाता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम था, तो इसको आप फ्रीज करना चाहोगे तो भी वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। देखो सबसे रेड लाइन हमको दिखाई हुई है वो सॉल्वेंट की है, ए से बी पॉइंट तक। यहाँ से जैसे जैसे आप ठंडा करते हो तब ये सॉलिड बनना स्टार्ट होता है। पॉइंट बी क्या है, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉलिड बन चुका है, ये जो बी है हमारा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इसको हम बोलेंगे टी एफ नॉट। अब जैसे जैसे आप ठंडा करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझने की क्या है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है वो कम होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा वो ज़्यादा होगा। तो ब्लू लाइन है हमको रेड से नीचे देखने को मिल रही है और वहाँ पे ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज है वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर आप बी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो उसका जो वेपर फेज है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो पॉइंट बी पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। At a given temperature, the vapor pressure of a solution is always less than the vapor pressure of the solvent. ये होता ही है। अब ऑब्जर्व करो डी ई लाइन को, डी ई लाइन हमारे पास सॉल्यूशन के लिए है। वो जब ई पॉइंट पे पहुंचेगा ना तब जा कर के फ्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना है आपको, ई है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसको हमने टी एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है टी एफ और टी एफ नॉट का, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ पे एक बात तो क्लियर थी कि टी एफ लेस देन होगा टी एफ नॉट से। टी एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ को बोलेंगे डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको अगर टी एफ चाहिए तो दोनों का डिफरेंस ले लो। अब देखो, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कितने सॉल्यूट के पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की तो वहाँ पे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी। अब ये बाकी की सारी बातें वो प्रीवियस की जैसी होगी तो हम थोड़ा सा जल्दी जाने देंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, पहले भी ऐसा ही किया था हमने लास्ट लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट के टाइम। सो के एफ को अगर आप बोलोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट कहलाएगा या फिर क्रायरोस्कोपी कॉन्स्टेंट कहलाएगा, है ना। ये कोई भी नाम से आप उसको पहचान सकते हो। अब m की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमको के एफ का वैल्यू मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सो के एफ कैन बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज अ डिजोल्व इन अ 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जब आप 1 मोल सॉल्यूट डालोगे तब हमको के एफ मिलेगा जिसका यूनिट होगा
केल्विन किलोग्राम पर मोल। KF डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट। ये कौन सा सॉल्वेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे आपको वाटर की सिर्फ ध्यान रखनी होगी, और KF को अगर आइडेंटिफाइड करना हो तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करके आप KF की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें R है उसको गैस कॉन्स्टेंट कहते हैं हम, M1 है उसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, TF है उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और जो हमारे पास लास्ट क्वांटिटी दी हुई है डेल्टा HF या फिर डेल्टा फ्यूज H, वो होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा H हमारे पास एंथैल्पी दिखा रहा है और फ्यूज से होगा फ्यूजन। अब सपोज करो कि आपने कुछ सॉल्यूट ले लिया W2 ग्राम जितना और उसका मोलिकुलर वेट था M2, आप उसको पानी में मिक्स कर रहे हो। अब W1 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट था, जैसे ही आपने मिक्स किया उसके बाद उसकी जो मोलालिटी होगी वो हम कैसे दे दें, W2 इंटू 1000, ये मोलालिटी का फॉर्मूला था, डिवाइड बाई W1 इंटू M2। अब ये फॉर्मूला की जो क्वांटिटीज़ हैं वो हम इनिशियल फॉर्मूला में पुट करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M है, उसमें स्मॉल m की वैल्यू पुट कर देते तो हमारे पास होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 वोल्ट डिवाइड बाई W1 इंटू M2। ये हमारे पास डेल्टा TF का फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। इससे ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब M2 को सब्जेक्ट बना लो, यू विल गेट KF इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। थस द मोलर मास ऑफ द नॉन आयोनिक सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टडिंग द डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो मतलब अगर आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता है तो आप उसका मोलर मास बता सकते हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। चलो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हो, वेट अ मिनट, कुछ नॉइस पॉल्यूशन है, थोड़ा सा वेट करो। ओके, ये तो जाने वाला नहीं है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज अ विटामिन C हैविंग अ केमिकल फॉर्मूला टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन, KF इज इक्वल टू 3.9। तो हमें डेटा दिया हुआ है, पहले उसको हम लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या क्वांटिटी दी है। W1 मतलब 75 ग्राम दिया हुआ है, जो कि हमको वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का। डेल्टा TF हमको दे करके रखा हुआ है, इट इज़ अ 1.5 केल्विन। KF की अगर आप बात करोगे तो वो भी हमको दिया हुआ है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और जो M2 हमारे पास है वो है 176। ऊपर का केमिकल फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो यू विल गेट दैट वैल्यू। अब W फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले M2 वाला फॉर्मूला था, उसमें सारी क्वांटिटी पुट करते हैं तो हमको W मिल जाएगा। W को सब्जेक्ट कर लो आप, सारी क्वांटिटी उस साइड चली जाएगी। W2 विल बी 5.077 ग्राम, ये हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये हमारे पास क्या मिला, 5.077 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। तो हमारा जो आंसर मिल गया वो 5.077 ग्राम, उसको लिख लेंगे। अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये काम में कहाँ पे आएगा वो हमको समझना होगा। देखो आपके पास ठंडे रीजन में हम कार लेकर के जाते हैं, मान लो हम लद्दाख लेकर के चले गए, जम्मू कश्मीर लेकर के चले गए, तो वहाँ पे जो कूलेंट के फॉर्म में लिक्विड होगा वो सॉलिड बन जाएगा। अगर आपने सिंपल पानी लिया हुआ है कूलेंट के फॉर्म में तो वो तो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो चलेगा नहीं हमारे लिए। सॉलिड फॉर्म में पानी बन जाने के बाद वो कूलेंट का काम नहीं करेगा। तो पानी को लिक्विड स्टेट में एज इट इज़ रखने के लिए आप ये एंटी फ्रीज नाम का सब्सटेंस यूज़ करते हो। यहाँ पे हम जो एंटी फ्रीज में यूज़ करते हैं वो इथिलीन ग्लाइकोल होगा। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर टेक्स प्लेस व्हेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज अ इथिलीन ग्लाइकोल कॉल्ड एंटी फ्रीज इज डिजॉल्व्ड इन इट। तो जब हम ये एंटी फ्रीज वहाँ पे डालते हैं कूलेंट के फॉर्म में तो फिर वो ठंडा रहता है। दूसरी बात, मान लो कि रोड के ऊपर बर्फ़ आकर के गिर गई है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, ऐसा हर एक बर्फ़ के सीज़न में देखने को मिलता है।
तो इसके ऊपर आपको कोई ना कोई सॉल्ट डालना होगा। मान लो आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया या फिर आपने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये सॉल्ट के एडिशन से जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी, वो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्ट थोड़ा थोड़ा करके डाल दो तो जो आइस था आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाएगा और फिर वो लोअर टेम्परेचर पे भी लिक्विड में होकर के चला गया। अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है, इट इज़ अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मान लो हमने थोड़ी सी ग्रेप्स ले ली, ग्रेप्स को में रख दिया तो वो फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा। दूसरा, मान लो कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाला सॉल्यूशन है, उसको आप रखे हुए हो पिकल के साथ, पिकल बड़े हो जाएंगे। फ्लावर्स हो आपके पास, फ्लावर्स के ऊपर आपने पानी डाल दिया, जैसे ये फ्लावर है उसको आप पानी में रख दोगे फ्रेश वाटर के अंदर, तो ये भी हमारे पास फ्रेश हो जाएंगे। तो देखो हर एक केस में हो क्या रहा है, जो सॉल्वेंट था या फिर वाटर था वो कंपाउंड के अंदर जा रहा है, फ्लावर हो, ग्रेप्स हो या फिर आपके पास है पिकल्स हो, इन हर एक में जो सॉल्वेंट है वो अंदर जा रहा है। और हर एक में दूसरी एक बात आप कॉमन देखोगे, ये जो प्रोसेस हो रही है वो है ऑस्मोसिस। ऐसा होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा समझो, यहाँ पे हम एक मटेरियल रख देंगे जिसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये होल्स सिर्फ वाटर को ट्रांसफ़र होने देंगे, मतलब वाटर दोनों ही साइड आ जा सकता है, बट NaCl या फिर सोल्यूट के पार्टिकल आ जा नहीं पाएंगे। तो ये जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बीच में जो मटेरियल रखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, ये कोई ना कोई एक ही क्वांटिटी को आर पार जाने देगा, दूसरी क्वांटिटी को जाने नहीं देगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिर्फ ये वाटर को जाने देगा, सॉल्ट को नहीं जाने देगा। ऐसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमको कोई फ्रूट की या फिर ऑनियन की स्किन में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होंगे। दूसरा हमारे पास एग मेम्ब्रेन हो गया, एग मेम्ब्रेन भी ऐसा है। पिग्स ब्लेंडर हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। सेलोफेन मेम्ब्रेन हमारे पास है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। ऐसा कोई भी मटेरियल आपने बीच में रख दिया और सॉल्ट वाटर था तो पानी है वो ट्रांसफ़र होगा प्योर साइड से जो सॉल्यूशन है उसके साइड। ध्यान रखना, वाटर ट्रांसफ़र होगा डाइल्यूट से लेकर के कॉन्सेंट्रेट के साथ या फिर प्योर से लेकर के सॉल्यूशन के साइड। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करने की टेंडेंसी सो, तो डाइल्यूट में से पानी निकला उस साइड गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अगर अच्छे से समझाना हो तो मान लो कि एक यूट्यूब की शेप ले ली, बीच में हमने SPM रख दिया, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेचुरल टेंडेंसी शो करते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने की। सिर्फ पार्टिकल पास हो जाएंगे, कब तक पास होंगे, जब तक इक्वल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तब तक ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमारी चालू रहेगी। अब मान लो कि आपके पास पहले इनिशियली PP जितना प्रेशर था दोनों बीकर के ऊपर, आप कोई भी एक साइड से सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वहाँ से आप देखोगे तो प्रेशराइज करते हो। हमने उसको प्रेशराइज किया, अब प्रेशराइज करके जो लेवल पहले के जितना था उतना लेकर के आए। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हुआ था, लेवल अप एंड डाउन हुआ था। हमने प्रेशराइज करके क्या किया, फिर से लेवल एस्टेब्लिश किया, तो लेवल पहला जितना लाने के लिए जो प्रेशर डालना पड़ा उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहेंगे हम, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़े, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉइंट देखो नीचे लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप दिखाओगे पाई से, सो वी कैन से दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपके पास ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेशन में है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करोगे तो आपको RT लगाना होगा, पाई इज इक्वल टू CRT, ये हमारा फॉर्मूला है। R हमारे पास गैस कांस्टेंट है और C हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, T होगा हमारे पास टेम्परेचर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आप N/V लिख सकते हो,
मतलब मोल बाय वॉल्यूम, दोनों वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट पाई इज इक्वल टू N2RT/V। ये कैसा इक्वेशन है पता है, PV इज इक्वल टू NRT के जैसा। पाई की जगह पे आप देखो P कर दोगे ना तो बन जाएगा क्या, PV इज इक्वल टू NRT, बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे और भी थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दे तो N2 की जगह पे W2/M2 लिख देंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा जिसको हमें याद रखना है, इट विल बी पाई इज इक्वल टू W2RT वोल डिवाइड बाय M2 इंटू V। ये फाइनल इक्वेशन याद रख लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करते भी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक कंसेप्ट हम चेक करते हैं। उससे पहले देखो M2 को सब्जेक्ट बना लोगे तो आपके पास पाई नीचे चला जाएगा W2RT डिवाइड बाई पाई V। तो ये भी एक छोटा सा है, वो याद नहीं रखोगे चलेगा, ऊपर वाला याद रख लेना। खास करके आपके पास जो पॉलीमर्स होते हैं उनका मोलिकुलर वेट फाइंड करना हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज़ करेंगे। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, कोलोइड्स टाइप के पार्टिकल्स, पॉलीमर जैसे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो DNA है, तो जो भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होगा उसका भी मोलिकुलर वेट आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस से या ऑस्मोटिक प्रेशर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये बायोमोलिक्यूल कंपोज करोगे बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं, तो ये किस कंपोनेंट से बना होगा वो हमें पता लग जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांटेज क्या है समझो, मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर हाई करने की नीड नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलालिटी, तो हम मोलारिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं, मोलालिटी को नहीं करते। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। 1 liter of aqueous solution of a protein contains 10 gram of a protein. The osmotic pressure of such a solution at a 300 Kelvin is found to be 2 into 10 to the power minus 3 atmosphere. Calculate the molar mass of a protein. तो हमें प्रोटीन का मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, बाकी सारे डेटा हमको दे दिया है। सबको लिख लेते हैं पहले कि जो जो क्वांटिटी है, W2 दिया हुआ है 10 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 1 लीटर के जितना, और टेम्परेचर हमको दे करके रखा है 300 केल्विन। अब पाई दिया हुआ है हमको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटमोसफियर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उसके मोलिकुलर वेट को फाइंड करना है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था मोलिकुलर वेट वाला, उसको पुट करते हैं हम। और हाँ, आर की वैल्यू नहीं दी है बट हमको पता है कि 0.082 होगा लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल। M2 की फॉर्मूला पुट कर दो W2RT डिवाइड बाई पाई V, है ना। W2 होगा हमारे पास, R की वैल्यू भी है, टेम्परेचर भी अवेलेबल है, पाई और वॉल्यूम ये दोनों भी है। सारे डेटा को हम पुट कर देते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 1,23,000 ग्राम पर मोल। इट विल बिकम द मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सबकी सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों को बारे में अच्छे से समझना, ये आपको समझ में आनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस वगैरह हमको करने आने चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास था। अब मान लो कि दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप पुट करोगे वैल्यू यहाँ पे पाई 1 इज इक्वल टू C1RT, और वैसे ही आप दूसरी क्वांटिटी पुट करोगे जिसमें हम बोलेंगे कि पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। अब हम 2-3 टेक्निकल टर्म्स पढ़ लेते हैं, समझो। अगर मैं दोनों के कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है तो मुझे उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर पता होंगे। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। जब कभी भी ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इक्विमोलर सॉल्यूशन, या फिर इन दोनों के जो प्रेशर होगा उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको बोलेंगे आइसोटेक्टिक सॉल्यूशन। हमारे पास जब भी ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटेक्टिक, आइसोटोनिक, कुछ भी बोलो। अगर आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें आपने सेमी परमेंट मेम्ब्रेन रख दिया तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा, जो वहाँ पे थे वहीं पे होगा। अब देखो जब कभी भी हमको सीरीज ऐड की जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, तब उसमें एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। वो सॉल्यूशन है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसके जितना ही प्रेशर इसका होता है, तो हम सीरीज वगैरह से ये ब्लड का सॉल्यूशन और ब्लड के साथ जो
NaCl का सॉल्यूशन है, दोनों का प्रेशर मेंटेन करते हैं। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तब दिक्कत होने के चांस है। देखते हैं क्या दिक्कत होगी। जब तक सेम सॉल्यूशन है 0.9% NaCl तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब आपकी दवाई अच्छे से काम करेगी। बट मान लो कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रख लिया ब्लड के प्रेशर से, मतलब आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाया 0.9% से ज़्यादा, तो इस NaCl के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसे केस में क्या होगा, श्रिंकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल हमको देखने को मिलेगा। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, आपने जो दवाई दी है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ब्लड सेल के अंदर जो पानी होगा वो बाहर निकल के जाएगा कहाँ पे, दवाई के पास। तो पानी सब निकल गया, तो आपका जो ब्लड सेल होगा श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मान लो कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लो था, आपने 0.9% नहीं बनाया, आपने कम कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब भी कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर से पानी अंदर आएगा, तो हमारा रेड ब्लड सेल बड़ा होता जाएगा और फट जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्रस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो भी दिक्कत, कम कॉन्सेंट्रेशन हो तब भी दिक्कत। अगर जब कभी भी आप हाई सॉल्ट डाइट लेते हो तब आपको इडिमा होता हुआ देखने को मिलता है, तो इसके पीछे भी आपका ओस्मोसिस की प्रोसेस ही ज़्यादा है। तो अगर आपके पास सॉल्ट ज़्यादा आ गया तो ये आपको इडिमा करके जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी, सब फूल जाएंगे, आपके हाथ पाँव हैं वो फूलने लगेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट एडिमा। अब हम बात करते हैं आरओ सिस्टम की। मान लो कि आपके पास नमक वाला पानी है, सॉल्ट वाटर है, उसको आप जब प्रेशराइज करोगे और बीच में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है तो वाटर फ्लो करेगा। अब देखो नमक के पार्टिकल्स तो जा नहीं पाएंगे, सिर्फ क्रॉस होएगा वो क्या होगा, फ्रेश वाटर। तो आपको फ्रेश वाटर पास होता देखने को मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस की टेंडेंसी थी उससे रिवर्स किया। ऑस्मोसिस मतलब क्या, प्योर वाटर जाना चाहिए सॉल्ट वाटर की साइड, बट हम तो अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो प्रोसेस टोटली रिवर्स होगी, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो सेलिन वाटर प्लांट होते हैं, जिसको हम डीसेलिनेशन प्लांट बोलते हैं, वो इससे होगी। हमारे मांडवी के अंदर भी ये प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। नमक वाला पानी हो उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। यहाँ पे जो फिल्टर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास सेमी पल्प मेम्ब्रेन होगा, स्पेसिफिकली वो होगा सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट कैसे बनाओगे, आपको रुई ले लेनी है, कॉटन होता है, रुई होती है, उसको ले लेनी है, उसकी रिएक्शन विनेगर से करवा देनी है। तो मैं थोड़ा सा रुई ले आऊँगा, थोड़ा सा बाजार में से एसिटिक एसिड ले आऊँगा, दोनों को रिएक्ट करवा दूंगा, मुझे मिल जाएगा सेल्यूलोज एसीटेट। ये मेरे पास एक टाइप का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा जो प्यूरिफिकेशन में काम में आएगा। होगा क्या, इसमें पानी होगा वो सिर्फ पास होगा, टेबल सॉल्ट का पार्टिकल NaCl का पार्टिकल पास नहीं हो पाएगा। तो अभी मुझे लेफ़्ट साइड प्योर वाटर मिल गया, नमक है मेरा वो साइड में रह गया। तो इस तरीके से आप पानी को प्यूरिफाई कर सकते हो और हमें प्योर वाटर मिल जाएगा समंदर के पानी से। तो देखो ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में था। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर से मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड करना है वो हमें देखना होगा, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख करके होमवर्क में सेंड कर देना।